आपको लिविंग नॉन लिविंग में सिंपल सी डेफिनेशन है, वो पता ही होगी, आप इंटर में हैं तो उसको शायद कर भी चुके होंगे। ठीक है, तो आपको पहले चीज़ बतानी है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, स्ट्राइकिंग डिफरेंस, जिससे एक शब्द में समझ जाए कि इट इज़ द लिविंग, इट इज़ द नॉन लिविंग। ठीक है, अब लिविंग नॉन लिविंग में है ना, उसमें एडाप्टेशन भी है, सेंसिटिविटी भी है, कॉन्शियसनेस भी है, ग्रोथ भी है। अब अगर हम देखें यहाँ पर लिविंग वर्ड में ग्रोथ पाई जाती है सजीवों में। व्हाट डू मीन बाय ग्रोथ? सजीवों में ग्रोथ वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि मीन्स कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज द ग्रोथ? वृद्धि क्या है? संख्या में बढ़ना या आकार में बढ़ना। हाँ, अगर आप देख रहे हैं किसी चीज़ में इंक्रीज इन नंबर, या तो काउंटिंग बढ़ रही है, ठीक है, या फिर क्या बढ़ रहा है? मास। जब उसका वेट बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, इट इज कॉल्ड द ग्रोथ एंड इट इज द इरिवर्सिबल चेंज। कौन सा है? इरिवर्सिबल है। एक बार ग्रोथ होने के बाद वापस नहीं हो सकती, कोई रिएक्शन नहीं है, इरिवर्सिबल है। या ये क्या है? ये इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड में आपने बहुत सारे साइंटिस्ट नाम सुना होगा, कुछ ब्रांचेस पढ़ ली होंगी, शाखाएं। तो ब्रांचेस में जैसे हम पढ़ते हैं इसी चीज़ की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। किस ब्रांच में करते हैं? किसी जीव का, चाहे जंतु हो या पौधा, उसकी अगर बाह्य संरचना का अध्ययन करना है तो नेम द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाह्य संरचना का जो अध्ययन करते हैं, किस ब्रांच में करते हैं? बोर्ड क्या क्लियर नहीं दिख रहा है? ऐसे ही दिखता है। ऐसे दिखता है। बताइए, जीवों ब्रांचेस पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सबने पढ़ाई होगी ना। लिविंग वर्ल्ड के 2-3 दिन तो हो चुके हैं, 2-3 ब्रांचेस और साइंटिस्ट नहीं पढ़े। कोई बात नहीं। एक आपने नाम सुना है मार्फोलॉजी, इसका अध्ययन करते हैं। आइए, मार्फोलॉजी देखिए, बायोलॉजी में आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको अभी एक ही दिन उसको पढ़ाना है, तो मैं आपको कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जनरल टॉपिक आप समझ लीजिए कि बायोलॉजी में जितने भी वर्ड्स, ठीक है ना, ज़्यादातर की ग्रीक ओरिजिन है या लैटिन ओरिजिन है, आप उन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए तो बायोलॉजी आपको आएंगे। उन शब्दों का अर्थ नहीं आएगा तो बायोलॉजी कभी नहीं आएगी, चाहे जितना रखते हो। तो मार्फोलॉजी है एक्चुअली वो मार्फोस से बना है। मार्फोस माने होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर बाह्य संरचना का आपको अध्ययन करना है तो लॉजी मैंने आपको पता है, लॉजी मैंने क्या करना? अध्ययन करना। तो उसे क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं, बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। अगर किसी जीव का इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है तो उसको क्या कहते हैं? एना माने होता है इंटरनल। क्या होता है? अर्थ केवल उसी का लिखा हुआ है जिसके आगे हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। एना माने क्या होता है? इंटरनल। आंतरिक संरचना, टॉमी माने होता है सेक्शन। तो जरूरी नहीं है, कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है कि हर शब्द के आगे लॉजी नहीं रख सकते। जैसे आपने बायोलॉजी में देखा 2 ब्रांच थी, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी नहीं लगा हुआ है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। अब अगर आप ब्रांच देखिए हिस्टोलॉजी, हिस्टोस माने होता है यहाँ पर टिश्यू। व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू? उनका क्या है? सेलों का कई कोशिकाओं का समूह तो है, लेकिन ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। यस, विशिष्ट कार्य जो कर रही है ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, या आप देखा जाए इज आल्सो कॉल्ड द टिश्यू। पूरे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब टिश्यू नहीं है, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। बायोलॉजी का सेक्शन अलग, मैथ का अलग, ये क्लासिफिकेशन भी है और ये इसको हम टिश्यू भी कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं विच परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। एक विशेष प्रकार का कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह, कई जगह लिखा रहता है कि समान उत्पत्ति व कार्य हुआ है। तब कोशिकाओं का जो समूह दैट इज कॉल्ड द टिश्यू। हिस्टोलॉजी ब्रांच है जिसमें ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसने दिया था हिस्टोलॉजी शब्द? अच्छा, टिश्यू शब्द किसने दिया था? टिश्यू टेक्सचर शब्द से बना है, ठीक है, ऊतक शब्द नाम सुना है?
कोई बात नहीं। साइटोलॉजी तो सुना ही होगा तो भाई, साइटोन माने सेल, कोशिका। हम कोशिका संबंधी अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जब हमको केंद्रक का अध्ययन करना है, सबसे पहले बायोलॉजी की शुरुआत यहीं से। हम खूब बड़ी बड़ी चीज़ें याद करते रहते हैं, हमको बेसिक चीज़ नहीं पता है तो तुम बताते हैं ना। कैरियोलॉजी में जो कैरियन माने होता है उसको न्यूक्लियस होता है, केंद्रक। तो केंद्रक का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो मार्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, साइटोलॉजी है, कैरियोलॉजी है, इस तरह की लाखों ब्रांचेस हैं। उन सब का अध्ययन करते रहते हैं, सब में लॉजी लगा देते हैं। ठीक है, एम्ब्रॉयलॉजी नाम आपने सुना है, इसका अध्ययन करते हैं। एम्ब्रॉयलॉजी इसका अध्ययन करते हैं, भ्रूण का, एम्ब्रॉय का अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्लांट में भी है, एनिमल में भी होता है। एम्ब्रॉय तब तक उसको कहते हैं, फीटस कहते हैं, जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता है। एनिमल की केस से बता रहे हैं, उसे एम्ब्रॉयलॉजी कहते हैं, भ्रूण विज्ञान का। ठीक है, तो मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, कैरियोलॉजी, एम्ब्रॉयलॉजी जो मेन ब्रांचेस हैं, लिखी है, सब बुक में लिखी है, परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, बस बुक में सब लिखी है तो पढ़ा नहीं आपने, उसको केवल पढ़ना है। अब मेन ब्रांचेस के बाद बहुत सारी ब्रांचेस में, अप्लाइड ब्रांचेस में, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी आपने देखा जगह जैसे सेंटर लिखा रहता है पैथोलॉजी में, वास्तव में क्या होता है पैथोलॉजी में? जहाँ पे ब्लड के रोगों का अध्ययन किया। ब्लड क्यों लगा देते हैं? जरूरी है ब्लड टेस्ट ही होगा। वहाँ पर किसका टेस्ट होता है? पैथोजेंस का, रोगजनक का। वास्तव में वो पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा रोगजनक है। समझ रहे हैं? तो पैथोलॉजी में जो पैथोस शब्द है, दैट इज कॉल्ड द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक है उसका अध्ययन करते हैं, उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैथोलॉजी। ठीक, तो पैथोलॉजी का बायोलॉजी में बहुत स्कोप है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, आपने बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी में केवल एमबीबीएस ही टारगेट मत बनाइए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, सीटें बहुत ज़्यादा है, 17 लाख स्टूडेंट ने लास्ट ईयर दिया था और 92,000 सीटें थी। मतलब आपको केवल 17 बच्चों में कंपटीशन करना है। उसमें भी जो 17 लाख बैठे थे ना, 17 लाख में कम से कम 4-5 लाख ऐसे थे जिनको कुछ नहीं आता। वो केवल फॉर्म भर देते हैं, उसमें से 1,50,000 एब्सेंट हो जाते हैं, जो कुछ जाते भी तो ऐसे ही जाते हैं, यार मन करके चलो जो मन के लगा दें। मेन जो बच्चे होते हैं कल 6-7 लाख होते हैं जो अच्छे पढ़ के आते हैं, उसमें से 92,000 सीटें हैं। तो आपको 10 बच्चों से भी कम पर कंपटीशन है। ठीक है, हम लोगों को बहुत समय हो गया, हम लोगों के समय में सीटें केवल 7 से 8,000 थी और स्टूडेंट तब भी उतने थे। स्टूडेंट घट गए हैं बायोलॉजी के, है ना। उस समय गर्ल्स बहुत ज़्यादा बायोलॉजी लेती थी, पूरे आप GGIC में देख लीजिए और स्कूलों में, वहाँ पर शायद मैथ का सेक्शन ही नहीं बनता। 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में पता था 300 बच्चे हैं तो 300 में 280 बायोलॉजी और 20 बच्चियाँ मैथ। तो सीटें बहुत कम थी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। अब सीटें बहुत बढ़ गई हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो गए। बायोलॉजी लेने वाली संख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए आपका बहुत अच्छा स्कोप है। आप अगर मेहनत कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। और आप कुछ लोग सोचते हैं कि अरे बायोलॉजी में क्या है, डॉक्टर नहीं बन पाए तो किसी लाइफ में, ऐसा नहीं। बायोलॉजी में जितनी ब्रांचेस हैं शायद उतनी किसी में नहीं। ठीक है, बायोलॉजी में एक आप MBBS, BAMS, BO में तो है ही। इसके बाद आते हैं आप अप्लाइड बायोलॉजी। अप्लाइड बायोलॉजी में आपको देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच आई है, इससे अच्छी ब्रांच कोई है नहीं। बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता है जो डिफेक्टेड जीन होते हैं उसको हटाकर हेल्दी जीन को इन्वेस्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं, उस ब्रांच में स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी बहुत बड़ी ब्रांच है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको BSc MSc करना पड़ेगा, लेकिन एक लिमिटेशन है कि ये हर जगह नहीं। ये दिल्ली में है, चेन्नई में है, इस तरह की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सब जगह अवेलेबल है, क्योंकि इसकी जो लैब होती है ना, तो दिल्ली में भी आ गया शायद है ना, तो उसकी लैब को मेंटेन करने के बड़ा इन्वेस्ट होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप आते हैं यहाँ पर अप्लाइड बायोलॉजी, पैथोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। मैं आपको नर्वस नहीं कर रहा हूँ कि आप MBBS नहीं कर सकते। आपके पैथोलॉजी का कोर्स है, पैरामेडिकल का कोर्स है, ठीक है ना, एक्सरे टेक्नीशियन का है, CT स्कैनिंग का है, MRI का है। सब टेक्नीशियन जो है इनके पास डॉक्टरों से ज़्यादा काम होता है। अगर टेक्नीशियन की पोस्टें जगह जगह खाली पड़ी रहती है क्योंकि मिलते नहीं है लोग टेक्नीशियन। और इधर कोविड के समय में आपने देखा कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो पैथोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है। इसके अलावा जो है आप क्या कर सकते हैं, रेडिएशन बायोलॉजी में, रेडियो बायोलॉजी में आप, मैंने बताया MRI का कोर्स, CT स्कैनिंग का है, एक्सरे टेक्नीशियन का, सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप यहाँ पर उसमें जाना चाहते हैं मेडिकल कंपनियों में, तो आप डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा करने वालों को 3-4 लाख रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। तो ये भी इसको बहुत सारी ब्रांचेस है। क्या होता है हमको पता ही रहता, तो लोग कहते हैं अरे क्या बायोलॉजी ले लिया, जितनी बड़ा हुई कुछ नहीं कर पाओगे। आप बायोलॉजी अगर ले ले रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी का कोर्स है आपका, ठीक है ये, तो अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको अपने लेवल के हिसाब से भी जॉब, बहुत अच्छा आई क्यों नहीं है, डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो आप अदर ब्रांचेस में आए। ऐसा नहीं कि पता कर कि 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, तो भी जुटे हैं, बुढ़ापे तक जो है MBBS ही देंगे और फिर पता किसी काम नहीं आ रहा। तो आप 1-2 साल ट्राई करिए, 2 साल में होना होगा तो आप 2 साल में नियर अबाउट पहुँच जाएंगे। 2 साल में आप नियर अबाउट नहीं आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उस लेवल के नहीं है, आप दूसरी ब्रांचेस चूज़ करिए, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी बहुत ब्रांचेस हैं। माइक्रोबायोलॉजी आप सब जानते हैं, है ना। माइक्रोबायोलॉजी में फूड टेक्नोलॉजी भी एक ब्रांच है, उसमें फूड टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी में जितनी फूड प्रोसेसिंग का काम है, जो फूड जो पैक होते हैं ना डिब्बा बंद खाने, उसका बहुत बड़ा मार्केट है, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत लोगों को जॉब मिलती है। तो ये सारी आप अदर साइड ब्रांचेस जाइए, उन ब्रांचेस में भी आपको बहुत से लोग जो है ब्रांचेस में नहीं जाते, जो जाते हैं उनको जॉब 100%, ठीक है। सबसे लास्ट में जब कुछ नहीं बनता है तो आपको डी फार्मा बी फार्मा कर लेते हैं, तो आपको मेडिकल स्टोर का लाइसेंस तो बन ही जाता है, ठीक। खैर अब मैं और नीचे नहीं जा रहा हूँ, तो वो कैमरा चल रहा है, देख रहे हैं क्या पढ़ाएंगे। तो ये जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, इन ब्रांचेस में आप ट्राई करिए। अगर आपका MBBS में नहीं हो पाता है, इनमें भी बहुत चांस आपके पास, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। BMS में कितने में लेंगे? बेटा उसकी मेरिट बनती है, ठीक है, मेरिट के हिसाब से सीटों में सिलेक्शन होता है। आप जो एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अगर पर ज़्यादा पैसा है तो आप प्राइवेट में चले जाइए, तो प्राइवेट से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हमारा ये सलाह रहती है कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आज भी बहुत बड़ा अंतर है। गवर्नमेंट कॉलेज में जितनी अच्छी मशीनरी आपको मिल जाएगी, जितने एक्सपर्ट आपको टीचर मिल जाएंगे, प्रोफेसर मिल जाएंगे, वो प्राइवेट में नहीं। नॉलेज नहीं होगी, इसलिए कोशिश करिए कि आप गवर्नमेंट बता तो दीजिए कितना लगभग। ये तो बेटा डिपेंड करता है मेरिट। अब आज TGT का एग्ज़ाम होता है, आप पूछोगे कितने में सिलेक्शन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। वो तो बच्चों की क्वालिटी पर है। यहाँ हो सकता है सब मेरिट होल्डर हों, जब हम टेस्ट लेंगे तो बहुत सबके 90 के ऊपर आ जाएँ, है। तो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसा पेपर आया है। मेरिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुन लीजिए, जब क्वेश्चन टफ आते हैं तो सबके लिए टफ आते हैं, जब इजी आते हैं तो सबके लिए इजी आते हैं। तो आप ये सोचो कि इस बार मेरिट बहुत ज़्यादा गई, इस बार कम गई, इससे कोई मतलब नहीं। आपने अगर पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, नहीं पढ़ा है आपने तो वीकनेस है, तो आप देखिए कहाँ वीकनेस। MBBS BMS की बात की और नीचे हाँ, BHMS होता है होम्योपैथी का, फिर और नीचे BUMS होता है यूनानी का, ठीक है। तो हमें लगता है आप बहुत नीचे ना उतरिए, ठीक है। MBBS में आइए, BAMS का भी अच्छा स्कोप है। डेंटल का कर लीजिए, अगर आपको लगता है तो BHMS से अच्छा तो डेंटल का, BDS का, उसका स्कोप बहुत अच्छा है। एनिमल हस्बेंड्री का है BDS, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री का भी अलग कोर्स है। एनिमल हस्बेंड्री का करिए, यहाँ पर पंतनगर से होता है एनिमल हस्बेंड्री। फिर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप फिर एग्रीकल्चर ब्रांच में आइए, ठीक है ना। एग्रीकल्चर ब्रांच में जो है बहुत सारी पोस्ट निकलती है, साइंटिस्ट निकलती है, सीड साइंटिस्ट निकलती है, हॉर्टिकल्चरिस्ट निकलती है, उसमें आइए। सॉइल साइंस में आइए, ब्रांचेस है सारी बायोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। बस आपको मेहनत करनी है, देख लेना है किस फील्ड में करना है। कुछ लोग चारों तरफ दौड़ते हैं, इधर का एग्ज़ाम भी देना है, ये भी देना है, NTA वाला भी, जो फार्म आया सब भरना है, कहीं के नहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनको लास्ट का सिलेबस नहीं पता होता। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं पूरी ज़िंदगी के भी सिलेबस नहीं देखते हैं। जौन लेसन खुल गया, किताब खोली, पढ़ना शुरू कर दिया, अब एग्ज़ाम देंगे पता चला कि वो तो हट गया था 5 साल पहले। तो कम से कम सिलेबस देख लीजिए कि हमको किस फील्ड में देना है, ठीक है। मैं ये बता रहा था आपको कि जितने भी शब्द हैं, हर शब्द का कुछ मीनिंग है। जैसे पैथोलॉजी में पैथोस मैंने होता है डिसीज कॉज, रेडियो बायोलॉजी में रेडिएशन से संबंधित है, ठीक है ना। तो उन शब्दों का जब आप अर्थ समझ जाएंगे तो बायोलॉजी के टॉपिक आएंगे। फिजियोथेरेपी में तो एक्सरसाइज के द्वारा आपको जो डिफेक्ट ठीक करना है उसके बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है ना। आपका कोई एबनॉर्मेलिटी है, डिसीज़ नहीं, एबनॉर्मेलिटी। डिसीज़ और एबनॉर्मेलिटी में अंतर है, डिफेक्ट। अगर हमारा जन्मजात जो है कोई डैमेज है, ठीक है ना, जिस मान लो कि आपको रोशनी में प्रॉब्लम है तो कहेंगे डिसीज़ नहीं, इज़ द डिफेक्ट। तो डिफेक्ट को आप फिजियोथेरेपी द्वारा थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकते हैं। डिसीज़ को ठीक करने के लिए, क्यों करने के लिए मेडिसिन होती हैं, लेकिन डिफेक्ट वो एक्सरसाइज से ठीक
किया जा सकता है। पूरी तरह सही काफ़ी कुछ है। तो मान लीजिए आपका ये हड्डी जो है गलत जुड़ गई, ठीक है, ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेट के बाद एक्सरसाइज कराएगा। अब उसके लिए फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा है स्कोप है। जो बड़े बड़े अभी बाना में कोई अच्छा फिजियोथेरेपी वाला नहीं है ना। आप एक खोल लीजिए, थोड़ी मशीनें इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट करिए आप, उससे आपको पर डे 10-20 हज़ार रुपये पर डे की इनकम होगी। क्योंकि किसी के पास है नहीं, जो 2-4 झोला छाप है उनका ज़्यादा है नहीं, इसको उनको खुद ही नहीं आता है। तो आप जब फिजियोथेरेपी का कोर्स करेंगे, उस कोर्स के बाद आप अपना मशीनरी सेटअप कर लीजिए। एक बार इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट से लोन मिलता है। मैं लोन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब ये जो ब्रांचेस हैं, आप ब्रांचेस का ध्यान दीजिए। ब्रांचेस के अलावा जो मेन साइंटिस्ट है बायोलॉजी में, कभी ईयर नहीं पूछा जाता किस साल में किसने खोज की। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में की थी सेल की, तो ये नहीं बताना है कि 1665 की, पता है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर जो बेसिक यूनिट होती है बायोलॉजी की या लाइफ की, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर? सेल कहते हैं, आप सबको पता है। जो सेल यहाँ पर बेसिक यूनिट है, डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक एंड द सेल थ्योरी गिवन बाय द मैथियस श्नाइडर एंड थियोडोर श्वान। सबको पता है कि जर्मन साइंटिस्ट थे मैथियस श्नाइडर, थियोडोर श्वान। क्या दिया था उन्होंने? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में जो मेन सिद्धांत था, उनका मेन जो पॉइंट था वो क्या था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। जैसे इस कमरे की यूनिट ब्रिक है, ईंट, उसी तरह से जीवन की इकाई क्या है? संरचना, सेल है, कोशिका। अब कोई जो बड़े ऑर्गेनिज्म है वो कोशिका से मिलकर टिश्यू बनाएंगे, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट टिश्यू से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो एनिमल है कि प्लांट है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म। ये ध्यान रखना है। बायोलॉजी में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। कोई ऐसा पूछ दिया गया, सपोज करिए पूछा कि हाइड्रा, अब हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि हाइड्रा का एनिमल है कि प्लांट है, तो हम उसको क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिज्म लिख दीजिए, उसमें सब चलता है। अब सेल को जब डिफाइन किया यहाँ पर, तो उन्हें कहा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से बनता ही है। तो ये जो सभी जीवों का शरीर बनता है, तो जो नई कोशिकाएं हैं वो हमेशा पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। मतलब जो नई सेल आ रही है वो ओल्ड सेल क्या करेगी? डिवाइड करेगी। उसके लिए जो पॉइंट दिया था उन्होंने, क्या लिखा था? ओमनिस सेलुला ईस। बायोलॉजी ग्रीक या लैटिन वर्ड में ही है। क्यों? डेड लैंग्वेज है, इसलिए बायोलॉजी में ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज ही यूज होती है। डेड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज बताओ क्या होता है? नहीं, लुप्त होने वाली नहीं। कोई डेड लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज भी जिंदा और मृत होती है क्या? डेड लैंग्वेज का मतलब है इन भाषाओं में कोई भी नए वर्ड नहीं जोड़े जा रहे हैं। बाकी जो भाषाएं हैं वो लिविंग लैंग्वेज लिए हैं कि उनमें हर कुछ दिन में कुछ नए शब्द डिक्शनरी में जोड़ दिए जाते हैं। यहाँ पर ओमनिस का मतलब जो उस समय रहा होगा वही लास्ट तक चलेगा, ठीक है ना। इसीलिए एक डेड लैंग्वेज मानी जाती है। इसीलिए बायोलॉजी ग्रीक या लैटिन वर्ड में ही है, लैटिनाइज्ड यहाँ पर है। और जो ग्रीक या लैटिन वर्ड हैं उसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिनांक पद्धति। एक फेमस वैज्ञानिक हुए हैं कैरोलस लिनियस, ठीक है। इनका एक और नाम था, क्या नाम था? कैरोलस लिनियस इज आल्सो नोन एज कार्ल वॉन लिने, इन्हीं का नाम है ये। इन्होंने यहाँ पर एक क्या दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हिंदी में क्या कहते हैं? दिनांक पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किस पुस्तक में दिया था? सिस्टमैटिक में दिया था। क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का जीव का नाम 2 स्टेप में लिखते हैं। कुछ लोग लिख देते हैं प्रत्येक जीव का नाम 2 होते हैं, 2 नहीं, प्रत्येक जीव का नाम 2 स्टेप में लिखा जाता है, ठीक है ना। जो पहला स्टेप होता है जीनस का होता है, वंश का। दूसरा किसका होता है? जाति का होता है। वंश के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, जाति का पैसा सबको पता है। वंश और जाति के नाम के बीच में कॉमा, डैश, पुष्टान सब कुछ है लगाते हैं। जीनस और स्पीशीज का नाम या तो इटैलिक्स में लिखते हैं, तिरछा, तिरछा हिंदी में नहीं लिखता है, ध्यान रखना। नाम इंग्लिश में, क्योंकि कैपिटल स्मॉल लेटर हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में ही होता है। अब या तो इटैलिक्स में लिखेंगे नाम वंश जाति का, या
उसको अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। अगर आप सीधा लिख रहे हैं तो अलग अलग क्या कर दीजिए, और अगर आप तिरछा लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। फिर इसके बाद कोई जो खोज करता है, जिसने इसकी खोज की है, उसका नाम आगे किसमें लिख सकते हैं, शॉर्ट में। मान लो लेनियस ने खोज किया, LIN लिख दिया, ठीक है। और दो ब्रांचेस हैं, एक है ICZN संस्थाएं ब्रांचेस, एक है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। दोनों ने अपने अपने रूल्स ये हैं। ICZN के अनुसार टाटोनिम मान्य है। टाटोनिम जानते हैं क्या होता है, जिसमें जीनस स्पीशीज नाम सेम हो सकता है, जैसे नाजा नाजा, ठीक है ना। ICZN जूलॉजी में दिया उसने उसका नाम, बट ICBN ने ये रूल नहीं दिया है। उसमें जीनस और स्पीशीज प्लांट के लिए सेम नहीं हो सकती, ठीक है। फिर इसके बाद और एक रूल है कि जीनस और स्पीशीज दोनों का नाम सेपरेटली 3 शब्द से छोटा और 12 या 13 शब्द से बड़ा नहीं हो सकता। अब आप सोचें कि जैसे यहाँ पर शेर का नाम है पैंथेरा लियो, ठीक है, तो अब ये 3 से छोटा नहीं हो सकता। वंश का हो या जाति का हो, किसी का भी 3 शब्द से छोटा नहीं हो सकता और 13 अक्षरों से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अब सामान्य रूप से जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वर्गीकरण, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकरण में 2 किंगडम थे। जीवों को वर्गीकरण करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना होता है, सबको पता है, तो इजीली ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए मेरा नाम ढूंढना मनोज अग्रवाल, तो पहले M में जाएंगे, उसके बाद MA में जाएंगे, फिर MAN में जाएंगे, जल्दी मिल जाएगा। उसी तरह से जीवों को जब क्लासिफाई किया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर जो केवल 2 ही किंगडम थे। एक था यहाँ पर एनिमल किंगडम, जंतु जगत, और दूसरा कौन सा था, एनिमल किंगडम में सारे ऐसे जीव रखे गए जो हेटेरोट्रॉफ थे, परपोषी, ठीक है, जब तक फूड नहीं बना सकते थे, और जो स्वपोषी थे इसमें रख दिए गए प्लांट किंगडम में। बाद ये था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 जगत का वर्गीकरण। बाद में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे जीव थे जिनमें इनको कैटेगराइज करने में दिक्कत हो रही थी, ना वो एनिमल में आ पाए थे, ना प्लांट में आ पाए थे, तो एक नया किंगडम डेवलप किया गया। कौन सा, प्रोटिस्टा, हैकल ने डेवलप किया। तब फिर इसके बाद इसमें एक और जोड़ दिया, प्रोटिस्टा में सारे ऐसे जीव रखे गए जो एक कोशिकीय, चाहे वो स्वपोषी हो चाहे परपोषी हो, कैसे होना चाहिए, एक कोशिकीय। इसमें समस्या क्या थी, ये किंगडम इसलिए फेल हो गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कि यहाँ पर या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए कोई स्थान नहीं था। यहाँ इन्होंने बहुत सारे ऐसे जीव थे जो एक कोशिकीय थे, या बहुत से ऐसे जो बहुकोशिकीय थे, कोई कैटेगरी नहीं थी किसमें रखा जाए। 3 किंगडम में भी दिक्कत आई। बहुत से ऐसे जीव थे जो प्रोकैरियोटिक थे, उनको स्थान नहीं मिल पा रहा था। तो एक साइंटिस्ट हुए थे यहाँ पर हैकल, उन्होंने मोनरा खोजा था, लेकिन जो क्लासिफाई किया किंगडम में वो कोपलैंड ने किया था। एक साइंटिस्ट हुए कोपलैंड, उन्हें एक नया किंगडम जोड़ दिया मोनरा, डिस्कवर्ड बाय द हैकल। डिस्कवर हैकल ने किए थे दोनों को, लेकिन उसने कोपलैंड ने इसको वर्गीकृत किया। अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक जीव रख दिए, इसमें यूकैरियोटिक एक कोशिकीय रख दिए, चाहे स्वपोषी हो या परपोषी। इसमें सारे स्वपोषी और इसमें सारे परपोषी। अब 4 किंगडम करने के बाद भी देखा गया कि अब इसमें फंजाई को क्लासिफाई नहीं कर पाए। फंजाई कैसे हैं, कवक हैं। अब कवक की एक विशेषता होती है, जो सेल वॉल होती है किसी में होती है, दैट इज मेड अप ऑफ द काइटिन। अब उनमें सेल वॉल थी, इसलिए किसमें रखा जाना चाहिए था, प्लांट में सेल वॉल थी, लेकिन सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन इन प्लेस ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज की जगह ना होकर किसकी थी, काइटिन, इसलिए इसमें नहीं रख पाए। लेकिन वो स्वपोषी नहीं थे, क्या थे, परपोषी थे, तो इसमें रखा जाना चाहिए एनिमल किंगडम में। उन्हें दोनों से हटा करके एक नया ग्रुप जोड़ दिया, कौन सा, तो ये जो 5 जात का वर्गीकरण दिया, ये किसने दिया था, विटेकर ने दिया, R.H. विटेकर, बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं। R.H. विटेकर वर्गीकरण में सबसे पहले उन्होंने रखा मोनरा। मोनरा में सारे जीव कैसे थे, प्रोकैरियोटिक। आपको पता है जो सेल होते हैं उसको जब डिफाइन किया गया, क्लासिफाई, तो 2 कैटेगरी में कर दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसमें सारे प्रोकैरियोटिक जीव थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब है इसमें केंद्र कैसा था, आगे से,
मोनरा के बाद फिर आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किसको रखा गया? ऐसे जीव जो एक कोशिकीय थे और यूकेरियोटिक, चाहे वो स्वकोषी हो, चाहे परकोषी हो, चाहे कोशिकावृत्ति हो या ना हो, कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ से इन्होंने एक कैटेगरी बना दिया प्लांट की, सारे बहुकोशिकीय, स्वकोषी और जिसमें सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज। दूसरा बना दिया एनिमेलिया। एनिमेलिया आपको पता है जंतु जगत में सारे परकोशी थे, बहुकोशिकीय थे, यूकेरियोटिक थे। और एक बना दिया फंजाई। फंजाई का आपको पता है यहाँ पर इस सेल वॉल किसकी थी? काइटिन की। इसके अलावा कैसे थे? परकोशी थे। ठीक, ये 5 जात का वर्गीकरण बनाया गया। 5 जात के वर्गीकरण में अधिकांश जीवों को उपयुक्त स्थान मिल गया, अधिकांश। फिर इसके बाद 5 जात के वर्गीकरण के बाद जब सेल को क्लासिफाई किया गया तो उन्होंने 2 पार्ट बनाए, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अब सारे शब्दों का अर्थ जब आप समझ लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। हमको पता है कि प्रो बने प्रिमिटिव होता है, अविकसित, तो हमको कभी नहीं भूलेगा। और जो कैरियोटिक शब्द बना है वो कैरियन से बना है। कैरियन में होता है न्यूक्लियस, हिंदी कैरियन में केंद्रक, केमिस्ट्री में उसको न्यूक्लियस कह देते हैं, हमारे यहाँ पर कैरियन कह देते हैं, है दोनों सेम ही। जिसमें केंद्रक अविकसित होता है, ऑल द सेल्स आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक। अविकसित का मतलब है कि केंद्रक में अगर आपने किताब में देखा है तो 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर बाहर की डबल लेयर की जो लेयर होती है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद अंदर यहाँ पर धागे में संरचना होती है, दैट इज कॉल्ड द क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के बाद एक सघन स्ट्रक्चर होता है, इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, डिस्कवर्ड बाय द फोंटाना। ठीक है, और जो लिक्विड भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म, माने केंद्रक द्रव्य। जब ये चारों पार्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट न्यूक्लियस। और जब इसमें चारों नहीं होते इसे क्या कहते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में यू माने होता है डेवलप, विकसित, कहीं कहीं टू लिखा होता है, सब तो वो भी सही है। और कैरियन माने न्यूक्लियस, जिसमें विकसित केंद्र को चारों पार्ट हो क्या है? यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर आता है कौन कौन सा? बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया क्या आ जाते हैं? यूग्लिनेरिया, जो नीलेरे शैवाल। ठीक, तो जीवाणु भी आपको पता है, नीलेरे शैवाल भी पता है, यूग्लिनेरिया भी। यूकैरियोटिक में इनको छोड़कर बाकी जितने वायरस है तो सर प्रोकैरियोटिक में आते हैं। वायरस ये सेलुलर होते हैं। वायरस को कैटेगराइज किया नहीं गया है, वायरस की कैटेगरी अलग बना दी गई। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की क्या है? वो कनेक्टिंग लिंक है। इसलिए हम बायोलॉजी में उसमें जैसे ऑप्शन आते हैं कि प्रोकैरियोटिक में कौन गलत है, उसमें दिया रहता है बैक्टीरिया, वायरस नहीं दिया रहता, हमने नहीं पढ़ा। अगर दिया होगा तो गलत है, क्योंकि उसको एस सेलुलर माना गया और लिंक है कनेक्टिंग लिंक किसकी? लिविंग और नॉन लिविंग की। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं, ये कैटेगरी गलत है। आप नॉर्मली सोचिएगा जब उसमें सेल नहीं बताई जा रही, कि सेल नहीं पाई जाती है। वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन के कण कहते हैं। तो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब केवल न्यूक्लियस है, वो प्रोटीन है, ठीक है ना। बाहर का सेल का आवरण नहीं है, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। यहाँ तक कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं, ठीक है। डीएनए या आरएनए दोनों में से एक ही है, दोनों कभी नहीं। यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक है इसमें भी डीएनए होता है, बट इट्स कॉल्ड द सर्कुलर डीएनए। मनुष्य के शरीर में जो डीएनए होता है वो ऐसा डबल हेलिकल, ठीक है। यहाँ पर जो डीएनए है वो सर्कुलर है, आपने देखा, आप ऐसे बैक्टीरिया बनाते हैं, ऐसे डीएनए बना। ये जो सर्कुलर डीएनए है इट इज क्या है? ये डिफरेंट फ्रॉम द डबल हेलिकल डीएनए। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये जो डबल हेलिकल डीएनए है, दिस डीएनए इज मेड अप ऑफ द हिस्टोन, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, प्लस नॉन हिस्टोन। दो तरह की प्रोटीन है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ओनली नॉन हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में, सर्कुलर डीएनए, और यूकैरियोटिक में होती है, दोनों होती हैं, हिस्टोन भी और नॉन हिस्टोन, आपको याद रखना है। फिर इसके बाद हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ पर, जैसे हम आते हैं एक टॉपिक में बायोटेक्नोलॉजी।
वास्तव में क्या है बायोटेक्नोलॉजी, कि हम जो है जितने भी डिफेक्टेड पार्ट, डिफेक्टेड जीन है, हमारे जीनोम के जो डिफेक्टेड पार्ट हैं उसको किस तरह से क्या करें, मैनिपुलेट कर दें, किस तरह से करेक्ट कर दें, ताकि जो फर्दर जो जनरेशन है या जो वांछित पदार्थ प्राप्त करना चाहते हैं उसको अचीव कर दें। आप सिंपल सा देखिए कि पहले जो है जब किसी को डायबिटीज़ होती थी तो बड़े बड़े जो वीआईपी लोग होते थे उनके लिए इंसुलिन मंगाया जाता था, इंसुलिन निकालते थे जानवरों से, खास तौर से बकरे के अग्न्याशय से इंसुलिन प्राप्त करते थे इंजेक्शन से, और उनको लगा दिया जाता था और डायबिटीज़ का कुछ समय तक कंट्रोल किया जाता था, कुछ समय 1-2 दिन के। ठीक है, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस थी, महंगी थी और बड़ी खर्चीली थी। फिर क्या किया गया, सोचा गया कि इंसुलिन इतनी ज़्यादा मात्रा में लोगों को डायबिटीज़ बढ़ रही है, कहाँ से पूर्ति की जाए। तो फिर बाद में दिमाग आया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया खास तौर से, तो बैक्टीरिया में एक विशेष क्षमता भगवान ने दी है कि वो हर 20 मिनट में मल्टीप्लाई करता है, 20 मिनट। एक बैक्टीरिया है, 20 मिनट बाद 1 से 2 हो जाएंगे, 20 मिनट बाद 2 से कितने हो जाएंगे, 4, फिर उसके बाद 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, 24 घंटे में असंख्य बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं। ये जो बैक्टीरिया है या सूक्ष्म जीव है, इनका किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव जीवन के लिए, तो ये जो ब्रांच है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी डील्स द स्टडी ऑफ द इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीनी अभियांत्रिकी का मतलब है कि हमें जो इंजीनियरिंग करनी है वो जीन में करनी है। हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी यूनिट क्या है, जीन है। किसने दिया था शब्द जीन, जोहानसन ने दिया है, W.H. जोहानसन। तो जीन हमारे, जैसे हमारे जीवन की इकाई कोशिका है, उसी हमारे आनुवंशिक पदार्थ की इकाई क्या है, जीन है। तो जीन को किस तरह से करेक्ट करें, सपोज करिए कि ये हमारी बॉडी का सेल है, इस सेल के अंदर ये जो क्रोमोसोम है या डीएनए है, इस डीएनए में ये वाला पार्ट इंसुलिन बनाता है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रकार की प्रोटीन होती है, सबसे ज़्यादा प्रकार की, और प्रोटीन किससे निर्मित होती है, जीन से। ठीक है ना, इसे थ्योरी दी गई, 1 जीन 1 एंजाइम थ्योरी। हर जीन एक एंजाइम बनाता है, हर एंजाइम एक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल बीटल टोटम ने दिया था। तो ये जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, अगर ये जीन डिफेक्टेड है या ठीक से काम नहीं कर रहा तो हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो हम डिपेंड हो जाएंगे मेडिसिन पर। तो कहाँ तक दवाई दी जाए, इसके लिए एक नई ब्रांच लाई गई बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं कि जो डिफेक्टेड जीन है उस जीन को यहाँ से डीएनए से हटाते हैं। हटाने के लिए क्योंकि अब इतनी छोटी जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और छोटा हो गया, न्यूक्लियस के अंदर फिर क्रोमोसोम हो गया, क्रोमोसोम में डीएनए हो गया, डीएनए में जीन हो गया। इतनी छोटी यूनिट तक ऑपरेट करने के लिए कोई चाकू काम नहीं आती। उसके लिए एक एंजाइम यूज होता है, उसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी लिखना नहीं है, आपको सब अलग से पढ़ाएंगे, लेसन आएगा। ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम से डीएनए में कट लगा देते हैं। अब कट लगाने के बाद इस जीन को, डिफेक्टेड जीन को क्या करते हैं, अब सपोज करिए कि बैक्टीरिया में ये अगर ये जीन पाया जा रहा है तो हमें क्या करना है कि मनुष्य के शरीर में ये वाला जीन, हेल्दी जीन प्रविष्ट कराना है। तो हमने बैक्टीरिया के उसमें कट लगा करके भी ये जीन क्या कर लिया, निकाल लिया। अब ये जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है, इस जीन को मनुष्य के शरीर तक पहुंचाना है। तो ये जीन निकाल करके जो इस जीन को ले जाने का कार्य करे, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर, वाहक। समझ रहे हैं, जीन इतना माइन्यूट पार्ट है तो हमारे सेल के अंदर तक जब वो जाएगा तो जिससे पहुंचेगा इस माध्यम से, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर। तो वेक्टर के रूप में या तो प्लाज्मिड का यूज करते हैं। प्लाज्मिड आपको पता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। जीवाणु में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरियोफेज, जीवाणु पक्षी, जानते हैं जीवाणु पक्षी, फेज मैंने किल करना, बैक्टीरियो मैंने बैक्टीरिया, क्या है ये, वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, दैट इज द बैक्टीरिया। गंगा नदी के पानी में पाया जाता है, इसीलिए नेचुरली गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता, क्योंकि ये वायरस ऑटोमेटिक क्या करता रहता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता रहता है। इसीलिए जहाँ से उद्गम है वहाँ का पानी कभी खराब नहीं होता। इसके अलावा कॉस्मेटिक यूज हो सकता है। इन सारे वेक्टर में इस एंजाइम से कट लगाते हैं, जैसे वेक्टर है इसमें कट लगा दिया। जो कट लगाने के बाद इस वाले जीन को, ये सपोज करिए ये वाला जीन है, इसको इसमें जोड़ दिया, इसमें वेक्टर। अब वेक्टर को कहाँ प्रवेश करा दिया, टारगेट में, लक्ष्य कोशिका में, मान लो मनुष्य के शरीर में कराना है।
तो ये जीन यहाँ पहुँच गया। अब ये बैक्टीरिया हर 20 मिनट, सपोज करिए मनुष्य में प्रवेश कराया आपने, ठीक है, आप इस बैक्टीरिया को जिसमें ये जीन जुड़ गया है इसको पोषक माध्यम में रख दीजिए। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा और 24 घंटे के बाद असंख्य बैक्टीरिया प्राप्त हो जाएंगे। सारे बैक्टीरिया कौन सा बनाएंगे? हार्मोन, इंसुलिन। ये जो मैं चाहे हार्मोन बनाना हो, चाहे प्रोटीन बनाना हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो, चाहे यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, आप इस विधि का यूज़ करके बहुत कम लागत में और बहुत ज़्यादा मात्रा में पदार्थ का क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन। इसलिए इस ब्रांच को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, आल्सो कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट मतलब पुनर्संयोजी। इस विधि से डीएनए को हम क्या कर सकते हैं? जोड़ करके और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। आज जो लेबोरेटरी में डिवाइड कराना है, हमने जिस बैक्टीरिया में प्रविष्ट कराया है केवल उस बैक्टीरिया की जेंटली इंसुलिन हार्मोन बनाएगी, समझ रहे हैं ना? और कहाँ रहेगी? लैब के अंदर। हमारे लैब में तो ह्यूमन में जब इंजेक्ट करा रहे हैं तो वो बैक्टीरिया नहीं जा रहा है, ये दोबारा जीन जा रहा है और उस जीन को कंट्रोल किया जा रहा है किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। तो हमारा जीन उतनी ही मात्रा में एंजाइम बनाता है जितनी हमें क्या होती है? नीड होती है। अगर वो अनकंट्रोल हो जाएगा तो कैंसर है, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल, तो फिर पूरी बॉडी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप जितनी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन, वैक्सीन, मेडिसिन जो भी बनाना चाहते हैं इस टेक्निक से बनाते हैं। एक बार लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश करने में बहुत खर्च आता है, करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल पे काम होता है। इसके बाद जब एक बार लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हो जाती है तो लगातार मेडिसिन बहुत कम कॉस्ट में बनती रहती है। फिर क्या होता है? 2-4 साल यूज़ होते होते वो जो मेडिसिन होती है वो जो है सूक्ष्म जीव पर इरेक्टिव होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो जो सूक्ष्म जीव है जो डिसीज कर रहे हैं वो क्या करने लगते हैं? यहाँ पर उसके प्रति रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेंगे। जैसे कोविड है, कोविड की जो वैक्सीन बनाई गवर्नमेंट ने, अब वो कोविड अपना मॉडिफिकेशन का रूप चेंज कर रहा है, अपना जीनोम चेंज कर रहा है, तो अब वो वैक्सीन हमको दोबारा फिर से बनानी पड़ रही है नए तरीके से। तो यही होता है हर कुछ दिन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं वो अपना जीनोम चेंज करने लगते हैं, तो वो मेडिसिन इनएक्टिव हो जाती है। फिर से दूसरी मेडिसिन बनाती हैं कंपनियां, और जो बनाने में इन्वेस्ट में खर्च आता है उसी के कारण से दवा क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। तो जितनी भी तरह की लाखों प्रकार की एंटीबायोटिक बनानी होती है सब इसी विधि से बना सकते हैं। अब इसका एक लाभ और, सपोज करिए कि कहीं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खेतों में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है? जब खेत में कीड़े लग जाते हैं तो कीटनाशक डाल देते हैं, छिड़काव करते हैं। कीटनाशक से जितना भी केमिकल है वो हानिकारक, उससे जो लाभदायक सूक्ष्म वो भी नष्ट हो गए। हानिकारक तो हो गए लेकिन लाभदायक सूक्ष्म क्या हो गए? नष्ट हो गए। हमारी जमीन में सॉइल में कीटनाशक जा रहा है और पौधे की रूट द्वारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो कीटनाशक कहाँ आ गया? पौधे के अंदर। पौधे के प्रोडक्ट जो फल है या बीज है उसके द्वारा वो हमारे शरीर में जाएंगे, और लगातार कीटनाशक का शरीर में जाना इसे कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। और हमारे शरीर में कीटनाशक की मात्रा जो बढ़ रही है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं ppm, पार्ट पर मिलियन, ठीक है? ये ppm में अगर ये सपोज करिए कि ये कीटनाशक की मात्रा 1 ppm प्लांट में है, तो इसको अगर सबसे पहले रैबिट ने खाया तो रैबिट में जाते ही 10 ppm हो जाएगी, 10 गुना। रैबिट को खाया फॉक्स ने तो ये हो जाएगी 100 ppm, और फॉक्स को खाया लॉयन ने तो ये हो जाएगी 1000 ppm। लॉयन को मान लो मनुष्य मार के खा लिया, लॉयन वो नहीं खाते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर फूड चेन में खा लिया तो हो जाएगी यहाँ पर 10,000। जो कीटनाशक की मात्रा है वो हर स्टेप पर, हर फूड लेवल पर 10 गुना बढ़ रही है, और इतनी तेजी से बढ़ने के कारण यहाँ पर इसे कहते हैं जैव आवर्धन। यही सबसे बड़ा जो रीज़न है तरह तरह की जो बीमारियाँ हो रही हैं वो कीटनाशक के कारण ही हो रही है। लेकिन अगर खेतों में कीटनाशक न डाला जाए तो पूरी फसल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, तो जिंदा नहीं बचेंगे। उसका सबसे बड़ा उपाय है बायोटेक्नोलॉजी। हमें क्या करना है कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो रोग कारक जीन है, उस जीन को पहचानना है और उस रोग कारक जीन को हटाकर उसकी जगह हेल्दी जीन प्रविष्ट करा देना है। तो वो सूक्ष्म जीव की जो आगे की पीढ़ियां हैं वो लगातार रोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आगे की जनरेशन रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से रोग जब उत्पन्न नहीं होंगे तो आपको कीटनाशक नहीं डालना पड़ेगा, और
जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वो लोग नहीं कर रहे हैं, लाभदायक हमारे लिए वैसे भी यूज़फुल है, तो हमारी मिट्टी भी खराब होने से बच जाएगी। अब इसके बाद और एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई कि पौधों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, या कुछ ऐसा काम किया जाए कि पौधे खुद ही रेजिस्टेंस पावर डेवलप करें काहे के प्रति, रोग के प्रति। उसके लिए आपने यहाँ पर नाम सुना है बीटी क्रॉप्स, नहीं सुना सुन लीजिए। बायोलॉजी में ये टॉपिक बहुत ऐड हो गए हैं, आपने पढ़ा भी होगा। बीटी क्रॉप्स का मतलब है यहाँ पर एक बैक्टीरिया है दैट इज कॉल्ड द बैसिलस thuringiensis। ये बैक्टीरिया नेचुरली ऐसे पदार्थ बनाता है, केमिकल बनाता है जो रोगजनक को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो हमने इस बैक्टीरिया से वो जीन निकाल लिया जो क्या बना रहा था, केमिकल बना रहा था क्या, या फिर रोगजनक को नष्ट करने के लिए केमिकल बना रहा था, प्रतिरोधक पदार्थ। इस जीन को निकाल लिया, इसके का नाम दिया बीटी जीन। अब इस जीन को हमने पौधे में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट का मतलब इंजेक्शन से नहीं कर दिया, इंजेक्ट का मतलब है उसके जो जीनोम है, डीएनए, उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ये जो बीटी जीन अंदर चला गया, अब ये प्राकृतिक रूप से क्या बनाएगा, जो केमिकल बनाएगा वो रोगजनक को क्या करेगा, नष्ट। अगर कोई कीड़ा इसको खाता है, इस पौधे को, किसी भी भाग को, तो उसमें प्राकृतिक रूप से बीटी जीन ऐसे केमिकल बना रहा है जो रोगजनक को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ऐसे फसलें कहलाती हैं बीटी क्रॉप्स। और बीटी क्रॉप्स में सबसे जो फेमस है वो है बीटी कॉटन। बहुत नाम आता है, पेपरों में आर्टिकल्स निकलते हैं, आप लोग इस तरह के टॉपिक पढ़ते हैं, सब बायोलॉजी के टॉपिक है। बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है। तो बीटी जहाँ लगा है, इसका मतलब वो बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई विशेष प्रकार के पौधे हैं जिनमें रोग से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता है। हमें ना उसमें केमिकल डालना है, ना कीटनाशक डालना है, कुछ नहीं डालना है। तो सबसे पहले बीटी कॉटन बनाया गया क्योंकि कपास की फसल को सबसे ज़्यादा हानि होती थी। कपास जैसे लगती थी उसमें कीड़े लग जाते हैं और पूरी कॉटन क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो और बिना कॉटन के जो कपड़े जो हम लोग पहने नहीं पहने, ये प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए बीटी कॉटन बनाया गया। बीटी जैसे आपको बीटी की बहुत सारी वैरायटी डेवलप हो रही, ये सब बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही किया गया। अब एक और विशेष, सपोज करिए कि हम यहाँ पर रूस से तेल आयात कर रहे हैं, इसमें इम्पोर्ट कर रहे हैं। कहाँ से आ रहा है, शिप से आ रहा है। कोई एरोप्लेन से इतना सादा है जो है वो नहीं आ सकता है कच्चा मटेरियल, ठीक है, शिप से आ रहा है। जो क्रूज आ रहे हैं, उस क्रूज में कभी कभी एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है, लीकेज हो जाता है, पूरा कच्चा तेल कहाँ फैल गया, समुद्र में। सैकड़ों मील तक जो है करोड़ों बैरल जो तेल फैल जाता है, उसमें पूरा समुद्र की अपर लेयर पर आ जाए, क्योंकि तेल हल्का होता है। तो नीचे के जो सूक्ष्म जीव हैं पानी के अंदर के, जितने जलीय मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो गई, रुक गई। ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में पानी में घुली होती है, बाकी कहाँ से आती है, एयर से। अब क्या करना है, हम ऐसे बैक्टीरिया बना सकते हैं या बनाए भी गए हैं जिन्हें कहते हैं सुपरबग। ये बैक्टीरिया नेचुरल रूप से समुद्र से ऑयल एब्जॉर्ब करने की पावर है। इनको छोड़ दिया जाता है और थोड़े से डालने हैं, बाकी वो अपने आप मल्टीप्लाई करते रहते हैं और वो पूरा समुद्र से जो अपर लेयर से ऑयल की लेयर को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और एब्जॉर्ब करके उनको वहाँ से निकाल करके कहाँ कर दिया जाएगा, दूसरी जगह डंप कर दिया जाएगा। ये सुपरबग कर दिया। हमारे आसपास जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है, कचरा है, उसमें दो तरह का कचरा होता है, ठीक है। कौन कौन सा है, दो कैटेगरी बनाई गई। एक है बायोडिग्रेडेबल, माने जो अपने आप प्रकृति में विखंडित हो जाता है। एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसमें क्या आता है, पॉलीथीन। तो ऐसे पदार्थ जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉल्यूटेंट, माने प्रदूषक। तो दो कैटेगरी है, बायोडिग्रेडेबल माने अपने आप स्वतः प्रकृति में विखंडित होने वाले, और ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये कैटेगरी में आती है पॉलीथीन। इसीलिए आप देखते हैं गुटखा उटका के पाउच हैं या इसको भी सैकड़ों साल तक पड़े रहते हैं, पन्नी फंस जाती पड़ी रहती हैं। इसके अलावा टिन के कैन, जो कोल्ड ड्रिंक टिन में आती है, तो उसके कैन हैं, मरकरी के लवण, ये सब हैं। मैं पॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, हमें केवल ये देखना है कि जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, जैव अपघटनीय प्रदूषक, वो अपने आप कचरा जो डंप रहता है वो धीमे धीमे कम होता है। क्यों कम हो रहा है,
बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं प्रकृति में, वो इनको क्या कर रहे हैं, अपने आप डिकम्पोज कर रहे हैं। इसी के कारण से डंपिंग स्थान पर जो खराब होने वाले जो कचरा है वो अपने आप कम होता रहता है और उसके मटेरियल कहाँ मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं या गैस के रूप में उड़ जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाई जाती है जो तेजी से विखंडन कर सकते हैं। इसको सीवर टैंक में भी डाल दिया जाता है ताकि सीवर टैंक भी ओवरफ्लो ना करें। इसी तरह से कचरे को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया में जीन इन्वेस्ट कर दिया जाता है जो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा एफिशिएंटली कचरे को क्या कर सकते हैं, विखंडित कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट पर रोक लगा रही है पॉलीथीन पर, क्योंकि ये जो डंप हो जा रहे हैं ये जल्दी विखंडित नहीं हो पा रहे हैं सैकड़ों साल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो फर्टिलाइज़र है उसका काम होता है खेतों में प्रोडक्शन को बढ़ाना। एक होता है मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइज़र। नाम सुना है? मैन्योर माने खाद, तो गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, सड़े गले कचरे से बनती है, फलों छिलके से, वो कंपोस्ट क्या है, वो मैन्योर। इसके अलावा जो फैक्ट्री में बनती है वो फर्टिलाइज़र है। फैक्ट्री में जो खाद बनती है वो केमिकल रूप से इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, और जो गोबर की खाद होती है वो क्या होती है, कार्बनिक। कार्बनिक खाद बहुत पौधे के लिए उपयोगी है लेकिन उसमें एफिशिएंसी कम होती है, ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती है और काम कम करती है। फर्टिलाइज़र क्या है, कंसाइज अकाउंट में होता है, कंसनट्रेट फॉर्म में, कम फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा काम करता है, लेकिन उसको फैक्ट्री में बनाते हैं। तो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं हम या उर्वरक डाल रहे हैं या खाद डाल रहे हैं, पौधे का प्रोडक्शन क्या करना है, बढ़ाना है। अब सपोज करिए कि पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। अब नाइट्रोजन की कमी है, हम उसके दूर करने के लिए यूरिया डाल रहे हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं, इतना इन्वेस्ट हो रहा है। उसका भी टेक्निक ढूंढ ली वैज्ञानिकों ने। एक जीन आता है निफ जीन। आपको पता है कि पौधे जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वायुमंडल में कितनी नाइट्रोजन होती है, अप्रॉक्सीमेट। अब नाइट्रोजन को पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और नाइट्रोजन किस रूप में यूजफुल है पौधे के लिए, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रोजन गैस को न लेकर नाइट्रेट लवण लेते, वो भी किससे, सॉइल से। तो उन्होंने देखा कि एक जीवाणु, आपने नाम सुना है राइजोबियम, ये जीवाणु दलहनी पौधों में लिखा रहता है, किताबों में पाया जाता है, और ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो सामान्य चीज़ है, सबको पता है, 50 साल से पहले से जानकारी है। इन जीवाणुओं से ऐसा जीन निकाल लिया जो वास्तव में नाइट्रोजन किसी बदल रहा था, नाइट्रेट, उसे क्या है, निफ जीन। अब जितने भी सीड साइंटिस्ट हैं या जितने भी हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, जितने एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने इस जीन को पौधे में क्या कर दिया, जीनोम में इंटर कन्वर्ट। अब पौधे के जीनोम में जब इंटर हो गया जीन, तो पौधा ऑटोमेटिक रूप से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्षमता रखने लगा और यूरिया पर जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वायुमंडल में इतनी नाइट्रोजन है, आराम से पौधे में खुद ही जो जीन है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करेगा और प्रोटीन की जो कमी है वो खत्म हो गई। सॉरी, प्रोटीन का जो प्रोडक्शन है दालों का वो अपने आप क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरह जितने भी मिनरल्स हैं उन सब के लिए जीन बनाए जा रहे हैं ताकि पौधों में नेचुरली इंजेक्ट कर दिए जाएँ। जब इंजेक्ट कर दिए जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा और हमारा जो कीटनाशक पर खर्च है और भी जगहों पर और उर्वरक पर वो फर्टाइजर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो जो एग्रीकल्चर में तरह तरह की वैरायटी डेवलप होती, आम की ही 50,000 से ऊपर वैरायटी है इंडिया में ही, धान की 70,000 से ऊपर है। जो वैरायटी है वो इसी तरह से डेवलप होता है, ठीक है ना। तो वैरायटी डेवलप करने का मतलब है उसमें विशेष प्रकार के जीनोम को प्रवेश करा दिया ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए। अगर वो रोग, ज़्यादातर रोगजनक से नष्ट हो रही है फसल, तो रोगजनक को नष्ट करने वाला जीन प्रवेश करा दिया, ठीक है, ताकि रोगजनक को नेचुरल रूप से क्या कर दे, डैमेज कर दे। ये टेक्निक ही कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। इस सारे टेक्निक की सहायता से मानव जीवन को सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बायोलॉजी का उद्देश्य यही है। हम जो बायोलॉजी रट रहे हैं ना, उसका उद्देश्य ये नहीं कि हमारी आँख 6 फीट की है कि 8 फीट की है, बंदर में 16 फीट की है, हम याद कर लें हम खुश हो गए, हमारी आँख 6.5 मीटर की है, याद हो गया। 6.5 मीटर की है उससे कोई मतलब नहीं। हमें केवल बायोलॉजी इसलिए पढ़ना है कि हमें पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन क्या है। उसका यूटिलाइजेशन आज भी हमारे घरों में बहुत कम लोगों को पता है। हम लोग क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, उसको जानकारी के अभाव में नष्ट कर देते हैं, है ना।
और वो पोषक तत्व सब नाली में बह जाते हैं। जैसे आप देखिए छोटा सा उदाहरण, हम लोग आलू लाते हैं, आलू को छील लेते हैं, छीलने के बाद उसको काट लेते हैं और फिर सब्जी बनाने से पहले उसको धो लेते हैं। आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल ही है, ये स्टार्च पानी में घुल करके बह गया, ठीक है। इसी तरह चावल धोते हैं, धोना तो है क्योंकि गंदा होता है, कुछ लोग रगड़ रगड़ के धोते, चढ़ बैठते हैं, नल खोल लेते हैं, कुछ बहता रहता है, जितना स्टार्च था सब घुल के बह गया। कहाँ गया? नाली में। नाली में छोटे छोटे बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव हैं, उनको बढ़िया न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है ना, बढ़िया ग्रोथ हुई नाली में सूक्ष्मजीवों की, और हमारे पास जो पोषक तत्व आने चाहिए थे वो, हम लोग गेहूँ लाते हैं मार्केट से, सफ़ेद दाना होना चाहिए, है ना, जाते छाट करके सफ़ेद रोटी बनती है इसकी, बढ़िया है। आपको नहीं पता है कि बाज़ार से जो आप आटा खरीद रहे हैं वो जो वास्तव में गेहूँ है वो कितना भी सफ़ेद हो, जो नेचुरल गेहूँ होता है उसके ऊपर एक ब्राउन लेयर की परत होती है, प्रोटीन हल्की ब्राउन होती है, देसी गेहूँ में डार्क ब्राउन होती है। उस परत में यहाँ पर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। जब यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं उसका जो आटा एकदम सफ़ेद रहता है, वो लोग इस प्रोटीन की परत को मशीनों से स्क्रैच करेंगे, ठीक है। प्रोटीन प्लस विटामिन दोनों इसमें, उसको स्क्रैच कर लिया, अंदर का जो पार्ट है वो टोटल वाइट होता है, उस पूरे वाइट को पीस दिया तो क्या बन गया? मैदा, है ना। उसकी हम लोग रोटी खाते हैं, होटल में जब खाते हैं, शादियों में खाते हैं, वो रोटी अगर ठंडी हो जाए तो आप खा नहीं सकते, क्योंकि अंदर केवल स्टार्च था, ऊपर की लेयर उन्होंने स्क्रैच कर लिया और इसको किसको बेच दिया? बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियों को, उन्होंने प्रोटीन को विटामिन की सिरप बना दी, वही सिर्फ हम लोग को 150 रुपये मिल गए। जो हम लोगों को इतने से गेहूं में मिल सकता था विटामिन, वो 150 रुपये के सिरप बन पी रहे हैं, ठीक है। उन कंपनियों ने डबल बिजनेस किया, अंदर का जो स्टार्च है वो आपको दे दिया। अब वो स्टार्च जो होता है वो एकदम आटे के लेई की तरह होता है, जाके हमारी आंतों में चिपक जाता है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल, उसमें चिपकता है तो हमारा डाइजेशन कैसा होता है? स्लो हो जाता है। अब घर में जो गेहूँ होता है, जिनके यहाँ खेती है, जो कटिया गेहूँ होता है, देसी गेहूँ, वो ब्राउन कलर का होता है, उसकी रोटी देखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। जैसे आपको ये आता जो कहते हैं थोड़ी सी रोटी जो है उस डिस्टर्ब है, कलर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें प्रोटीन की परत और विटामिन की परत। या तो आप उसको बहुत महीन नहीं पिसवाना है, पहले लोग चक्की पीसते थे, अब इतनी किसी के पास फुर्सत नहीं ना मेहनत है, चक्की में जब जाते तो कहते खूब महीन पीस दो, है ना, एकदम पाउडर की तरह, वो मशीन को और टाइट है, खूब महीन, जितना महीन पीसेगा उतना ही आटा गर्म होगा, उतने ही विटामिन क्या होंगे? नष्ट होने लगेंगे। तो जब वो कम महीन पीसते हैं तो जो उसमें थोड़ा सा चोकर निकालती है ना, उसको हम घरों में महिलाएं से छान लेते हैं, तो कहाँ डालाती? बाहर दैया करी, उस चोकर में ही विटामिन था, उसी में क्या था? प्रोटीन था। बाकी तो नष्ट हो गया गर्म करने में, जो बचा था वो आपने के डाल दिया गैया को, तो गैया खा पी के बढ़िया, तभी तो सांड पे खा जाता है तो उठा फेंक देता है, कहते हैं बहुत ताकत है, ताकत कहीं ना होगी, जो हम फेंक रहे हैं ना सब छिलकों में, और हमने जो खाया उसमें वास्तव में प्रोटीन विटामिन कम था, केवल क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। तो वो कार्बोहाइड्रेट हमको केवल एनर्जी देगा, ना हमारी ग्रोथ होगी, ना हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ठीक चलेगी, कुछ नहीं। सही बात। अब हम जब खाते हैं, कहते हैं हरी पत्तियाँ, हरी सलाद खाना चाहिए, तो हमारी आहार नाल उसका पत्तियों का पाचन सेलुलोज का नहीं कर सकता। हमको पता है, सबको पता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक रचना हुआ करती थी, वो विलुप्त हो गई है या अवशेषी रूप में रह गई। तो जब हम इसका पाचन नहीं कर सकते तो खाते क्यों है सलाद? डॉक्टर कहता है हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए। सलाद में जो पत्तियां होती हैं, लीव्स, चाहे वो पालक की हो, चाहे मेथी की हो, चाहे उसकी हो, मूली के पत्ते हों, हम लोग खाते क्यों? जब उनका डाइजेशन तो कर ही नहीं सकते हैं, पता है, बताइए, उसका डाइजेशन नहीं कर सकते, काहे वो खा रहे हैं? जो उसकी चबा रहे हैं, वो जो उसको चबा के खा रहे हैं, उसका एक कारण है कि जैसे गेहूं का जो दलिया बनता है, दलिया कैसे बनता है? कूटते हैं उसको, जब कूटते हैं गेहूं को, हल्का सा पानी डाल के, नमी डाल के, तो उसकी ऊपर की लेयर निकल आती है। तो ऊपर की लेयर में क्या था? प्रोटीन था। वो जो दलिया बनाते हैं तो वो प्रोटीन ही फूल जाती है, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है स्पंज की तरह, और हम जब खाते हैं तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में वो दलिया बहुत समय तक पानी को स्टोर रखता है। इसी तरह से जब हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं या पत्तेदार चीज़ें खाते हैं तो वो अंदर जाकर के उसमें फाइबर्स होते हैं, अंदर जाकर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है स्पंज की तरह। हम लोग खाना खा के रात में सो गए और सोने के बाद 2 गिलास पानी पिया, वो पानी निकल करके फिल्टर होकर कहाँ पहुँचे? यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच गया।
पूरी आहार नाल जो यहाँ पर 20 फीट की है उसको पानी नहीं मिल रहा, किसके लिए? डाइजेशन के लिए। तो भोजन के डाइजेशन के लिए हमको जो पानी चाहिए था वो ये दलिया और जो सलाद खाइए, ये पत्ते जो सूखे ये देंगे। तो अगर आप सलाद नहीं खा रहे हैं, दलिया वगैरह बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, तो आपके आहार नाल में पानी को स्टोर करने की क्षमता नहीं है, आपका डाइजेशन कभी अच्छा नहीं होगा, आपको हमेशा पेट की समस्याएं बनी रहेगी। और पेट की समस्या जिनको रहती है इसलिए डॉक्टर कहता है कि सुबह आप दलिया खा लिया करिए हल्का फुल्का, ठीक है। रोटी खाइए तो जो मिक्स ग्रेन की आती है ना, उसमें 2-3 तरह का अनाज मिला दिया जाता है, वो रोटी खाना है आपको। बहुत ज़्यादा स्टार्च वही नहीं खानी है। शादियों में होटल में सब लोग खा लेते हैं, कभी वो कभी कभी खा सकते हैं, रेगुलर बेस पे नहीं खानी। नहीं तो लगातार जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सारी चीज़ें जो है फंसती रहेंगी और धीमे धीमे हमारा डाइजेशन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो डाइजेशन को सही बनाए रखने के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स का पता होना चाहिए, पोषक तत्व का, उसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। मूंगफली में, सोयाबीन में प्रोटीन काजू से ज़्यादा होती है, लेकिन खाना तो काजू ही है और महंगाई बहुत है ना। फिर गरियाना सरकार को, बहुत बेकार आदमी है, नौकरी नहीं दे रहा। कितने लोगों को नौकरी दे देगा? कितने को नौकरी दे देगा? नौकरी किसी की जेब में थोड़ी रखी है। कोई ऐसी सरकार आएगी जैसे बांटने की रेवड़ी की तरह की, लो सारे लोग मास्टर बन जाओ, 1-1 लाख पाओ। जितनी जगह है आपको अपना खुद का स्किल डेवलप करना है कि हम कैसे अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों का यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसको मिसयूज से बचा सकते हैं। बहुत सी सस्ती चीज़ें हैं जिनको खाकर हम पोषक तत्व आसानी से ले सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां हैं वो नहीं खाएंगे, बाजार से ब्रांडेड गोली लाएंगे जो है आयरन की, जो 50 रुपए की एक गोली आती होगी वो खिलाएंगे घर में। हाँ अरे भाई वो एमवे वाली है ना, जो जूटे पड़ा है वो बताएंगे अपने घर में ये गोली खाओ, 20 रुपए की एक आती है, इस ब्रांड अच्छा है, आयरन मिलेगा। हम आयरन नहीं खाते, पत्ते नहीं खा सकते मूली को, वही खाएंगे। फिर बताएंगे बहुत महंगाई है, 5 रुपए की दवा ले आते हैं महीने, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि हम न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे लिए ज़रूरी है। मूंगफली और सोयाबीन का यूज़ करते हैं आप तो प्रोटीन की कमी से बच सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगी चीज़ें ही खानी, ठीक है ना, प्रोटीन की उसमें ही पाई जाती है। और अगर किसी बच्चे को लगातार आप बैलेंस डाइट नहीं देते हैं, मतलब सबसे ज़रूरी है पानी और सलाद। इसका यूज़ जितने भी एथलीट्स होते हैं आपने देखा होगा वो ठूस कर नहीं खाते हम लोग की तरह कि गए होटल में या फिर कहीं शादियों में या घर में 10 रुपये रोटी खा ली बात, वो क्या खाते हैं? सलाद खाते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं लिक्विड डाइट मिल जाए, जूस मिल जाए, नहीं जूस मिलता तो पानी ज़्यादा पीते। उससे क्या होता है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हमारे जितने जॉइंट्स हैं ना, इन सारे जॉइंट्स में लिक्विड है, उसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये जॉइंट जो घूम रहा है ना, इन दोनों के बीच में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं साइनोवियल कैप्सूल, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड। हम जितना ज़्यादा लिक्विड डाइट लेंगे, स्नान लेंगे, वो लिक्विड उतनी ज़्यादा समय तक चलेगा और हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे। और नहीं तो उस लिक्विड में फाइबर्स बनने लगते हैं, और जब फाइबर्स बनने लगेंगे, जैसे हम हमारे जैसे बेटे सुबह देर से सो के उठते हैं, ऐसे ना ही योगा करना है। हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो तब बढ़ेगी जब हम योगा से सांस अंदर रोकेंगे। कुछ लोग होते हैं वो भी जो है पता नहीं चलता सीना है भी, क्योंकि हम कभी लंग्स में अंदर एयर नहीं भर रहे। जब एयर फ्रेश एयर तेजी से लेंगे तो अंदर की CO2 ऑटोमेटिक कहाँ जाएगी? आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। अगर आपने शुरुआत में 15, 16, 17 साल तक लंग्स को फुलाने की आदत नहीं डाली तो फिर फूलेंगे भी नहीं, समझ लो। और जब तक लंग्स नहीं फूलेंगे तो वायु अंदर नहीं जाएगी, तो हमारे जो ऑक्सीजन उत्पन्न होने की दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो हमेशा क्या रहेगी? वीकनेस रहेगी। तो हम ये बता रहे हैं कि जब आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को लेना है उतना ही हम उसको मिसयूज़ नहीं करना, क्या करना है? यूज़ करना है। तो आप जब अपनी योगा करते हैं तो योगा में यही बताया जाता है कि हमको ऑक्सीजन लेना है। हम जब लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो लिक्विड स्टेट में बना रहता है, और नहीं करेंगे तो 30-35 साल बाद, अभी तो बचपन है, 30-35 साल के बाद फाइबर्स बनने जाएंगे, और जब फाइबर बन जाएंगे तो हाथ पैर मुड़ेगा भी नहीं। तो मुड़ेगा तो खूब चिल्लाएंगे जोर से, बुढ़ापे गठिया जिसे कहते हैं ना। उसके और भी कई रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ये भी है, जब फाइबर्स बन जाते हैं हम एक्सरसाइज करते नहीं हैं, और कभी अगर झटके से ऐसे करना पड़ गया तो फिर आधे घंटे तक ऐसे दर्द होता है। तो दर्द इसलिए होता है कि हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। तो योगा में यही सिखाया जाता है कि हमारे बॉडी के सारे जॉइंट्स को क्या करना है? फ्री रखना है। तो जब जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी तो आपकी हड्डी जल्दी नहीं टूटेगी। तो छोटा बच्चा होता है वो अचानक झटके से यहाँ से गिर जाए
तो नीचे गिरेगा तो हो सकता है उसकी हड्डी ना टूटे, फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो हम जब लगातार ठोस ठोस से खाते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, अब यही बेंच से नीचे गिर जाएगी तो इधर की टूट जाएगी, इधर की 3 जगह से टूट जाएगी, जल्दी जुड़ेगी नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगी? क्योंकि एक होता है ओवरडोज। कुछ लोगों को डॉक्टर्स बता देते हैं कि कैल्शियम आयरन सब खाते रहे, ठूस ठूस जबरदस्ती पत्ते से खाते रहते हैं। हमको प्रकृति से लेना है, अगर कोई वीकनेस आ गई है तो लेना है। तो लोग क्या करते हैं, कैल्शियम के पत्ते खरीद लाते हैं, आयरन के ले आते हैं, और रोज़ सुबह शाम नियम से या आप ओवरडोज लेते हैं तो आपकी जो बोन है ना, ये बोन के ऊपर एक्स्ट्रा कैल्शियम जब जमा हो जाता है, इससे बोन हो जाती है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब जैसे चाय का कप है ना, छोड़ दीजिए तो 10 टुकड़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं भंगुर। ओवरडोज भी खतरनाक, अंडर डोज तो खतरनाक है ही है, ओवरडोज भी बहुत खतरनाक है। तो आपको जबरदस्ती गोलियां नहीं खानी, जो काम बिना मेडिसिन के हो सकता है हमको उसके लिए मेडिसिन की डिपेंडेंसी नहीं करनी है। जरा सा सिर दर्द हुआ तुरंत लाओ, जल्दी से पैरासीटामॉल लाओ, मेडिसिन लाओ, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में एक भी दवा नहीं खाई, है ना, कभी नहीं खाई। ईश्वर की कुछ कृपा है मेरे ऊपर भी कि मेरे ऑपरेशन तो कई हुए हैं, वही हॉर्निया की प्रॉब्लम अलग बात है, स्टोन के, लेकिन कुछ को बुखार उखार नहीं आते, मुझे सिर दर्द होता है। मुझे शायद लगता है कि शायद मैंने अभी अपने जीवन काल में कि 40 साल का हो गया हूँ, ठीक है ना, हमें अपने जीवन काल में 38 का, अपने जीवन काल में शायद 2-3 बार सिर दर्द हुआ होगा, ईश्वर की कृपा से नहीं होता है, और हुआ भी 2-3 बार तो मैंने दवा नहीं खाई। मैं कोशिश करता हूँ ना खाऊँ, ऐसा नहीं कि हम मर रहे हैं तो खा ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब अगर बता दिए सर ने कि हमने नहीं खाई है तो हम पता कर मरे जा रहे हैं, हमें सिर दर्द, ऐसा नहीं होता ही नहीं। आपको अपना थोड़ा सा फिटनेस बनाए रखनी है बॉडी से। फिटनेस नहीं बनी रहेगी तो बॉडी में आपका सबसे ज़्यादा है ओबेसिटी, एक नाम सुना होगा, मोटापा, सारे रोगों की एक ही जड़ है ओबेसिटी, ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और उतना वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जब हम वर्क नहीं करेंगे, लगातार खाते रहेंगे तो हमारे शरीर में फैट डिपॉजिट हो जाएगा। जब फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो पहले तो मसल्स के नीचे होगा, स्किन के नीचे, उसके बाद हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें डिपॉजिट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, और ब्लड वेसल का जो वॉल्यूम है या कहना चाहिए एरिया, वो क्या हो जाएगा, कम। तो कम हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ेगा, तो तरह तरह के हार्ट डिसीज तो कम जाएंगे। तो अगर ओबेसिटी हो गई, मोटापा, तो सारे रोग ऑटोमेटिक फिर नहीं बंद नहीं होंगे, फिर डायबिटीज़ भी होगी, फिर सब एक के बाद एक लगातार होते जी। सोना कई घंटे चाहिए हैं, सोना कई घंटे चाहिए, ये तो आपकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि ये कोई किसी के रूल नहीं है कि तुमको 10 घंटे से 8 घंटे सोना चाहिए। आप अपनी डेली लाइफ के सारे काम निपटा लीजिए, ठीक है ना, हर एज के हिसाब से ही है। आप खूब सोइए, किसी मना नहीं किया। अगर आप पढ़ने बहुत अच्छे हैं, आप कुछ लोग 2 घंटे में उतना पढ़ लेते हैं जो दूसरा 10 घंटे में नहीं पढ़ता। कुछ लोग दिन भर पढ़ते हैं, मैं भी देखता हूँ कई स्टूडेंटों को भी दिन भर पढ़ते हैं, उसके बाद भी एग्जाम में 50% नंबर आते हैं। और कुछ लोग केवल 1 घंटा पढ़ते हैं या 1.5 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद ही 75% नंबर आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने वास्तव में प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है और दिमाग कितना लगा रहे हैं। अब देखा कि वहाँ से मम्मी पापा कोई आ रहे हैं, चल रहा था, मोबाइल से रख दिया, किताब के लिए बैठे रहोगे दिन भर, आप अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, हम लोग को नहीं बना रहे। आप किताब के अंदर मोबाइल रखो, घर में रखो, रात भर देखो, घर वाले पैसा खर्च कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 10-15 साल बाद तुम भी सड़क में घूमोगे, ठीक है, और कितनी बड़ी प्रॉपर्टी पिताजी जोड़ गए होंगे, सब खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सोइए चाहे जितना, ऐसा नहीं कि दिन भर ही सोते रहें, लेकिन मिनिमम 6 घंटे की नींद जरूरी मिनिमम। उसके बाद आप रेस्ट करिए, किसी मना नहीं कि आप अपने सारे जितने भी आपके हर एज के जो काम है ना, आपका इस समय सबसे ज़्यादा काम है पढ़ना, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। अब लोग बताते हैं क्या करें, घर में बहुत काम रहते हैं, आप चाहे जितने काम कर लीजिए घर में, अगर आपने पढ़ लिख कर कुछ नहीं बन पाए तो बाद में यही कहा जाएगा कि आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आपको अपना काम करना है, बहाने बनाने से कुछ नहीं। हम भी खूब बहाना बना सकते हैं, क्या करें, बहुत आता था जिस समय कंपटीशन एग्ज़ाम देने गए, क्या सब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, सब गलत हो गया। कितनी बार बेवकूफ़ बनाओगे, एक बार सब गलत हो गए, दोबारा हो गए, तिबारा हो गए, ऐसे कैसे गलत हो गए। मेरा 7वीं बार में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, 7वीं बार में। मैंने अभी तक जो है टीईटी के और बीईटी के 10 एग्ज़ाम दिए हैं। बीईटी में तो नहीं हुआ था, टीईटी में 7वीं बार में हुआ है। हर बार इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू नहीं होता था,
लेकिन ईश्वर की कृपा से इस बार हो गया दिसंबर में, अब ज्वाइनिंग हो गई है, तो 7वीं बार में हुआ है। तो ऐसा नहीं मेरे अंदर कुछ कमियां थी, कुछ चीज़ें हमको लगता था कि हमको बहुत अच्छी आती, एग्जाम देने जाते थे गड़बड़ हो जाती थी। तो आप हम बहाने चाहिए इतना बताते रहे। अब कुछ लोग बताते हैं कि मैं गया तो फिर ये एग्ज़ाम ये यहाँ मेरा हो गया, यहाँ से वहाँ इंटरव्यू लेटर मेरा खो गया, यहाँ जब पता है ज्वाइनिंग करने जाना था तो पिताजी बीमार पड़े थे। ये सब बेवकूफ़ बहाने की बातें हैं, समझ आया कि हम कुछ कर नहीं पाते तो हम यही बताते थे। हमारे एक दो लोग हैं हमारे यहाँ भी वैसे बताते हैं, इंटरव्यू के लेटर आ गया तो मेरा जो है इंटरव्यू देने जाना था, अचानक माता जी गिर गई, पैर फ्रैक्चर हो गया। अब माता जी गिर गई जो है, एक बार गिरी होंगी ना, 10वीं बार एग्जाम किया, हर बार नहीं गिरी होंगी, हर बार गिर गई होंगी। बहाना आपको बनाना है, खुद बनाइए। आप जब अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमको नहीं बना रहे। तो जब आप सफल हो जाते हैं तो सब अच्छा है, और जब नहीं सफल हो जाते हैं तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। इसीलिए आपका इस समय का काम है केवल मेहनत से पढ़नी। इंटर के बाद अगर आप 2 साल मेहनत कर लें अच्छी तरह, आपका सिलेक्शन 100% होगा। और अगर आप जो है दोस्ती यारी में पड़े रहेंगे, घूमने टहलने में, तो ज़िंदगी भर आपको सड़क में ही घूमना है ना। बस इतना सा अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो बस टहलिएगा पूरी ज़िंदगी। तो अभी मेहनत कर लेंगे 2-4 साल तो पूरी ज़िंदगी आराम से कटेगी, ठीक है ना। हम लोग को तो काफ़ी समय बाद जॉब लगी, हालांकि हम बेरोजगार कहीं ही रहे, कहीं ना कहीं पढ़ाते ही रहे, लेकिन ये है कि अब और अच्छा सेटल हो गया। इसलिए मेहनत करिए जितनी जल्दी जहाँ पहुँच जाए, क्योंकि समय के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है। आपसे ज़्यादा योग्य लोग आ रहे हैं। जब हम पढ़े थे, बंद हो गया क्या? बंद कर कितना टाइम हुआ? 1 घंटे से ऊपर चल गया। 1 घंटा 6 मिनट बंद कर।